हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम अपना ज्योग्राफी का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले बहुत सारे वीडियो को लगभग 12 लेक्चर हो चुके हैं इस पर। ठीक है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के पठारी क्षेत्रों के बारे में। यानी हम देखेंगे इस वीडियो में कि पठार का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है ना, कितने तरह के पठार होते हैं और भारत के किन किन राज्यों और ये क्षेत्रों में पठार हैं। और इन सारे क्षेत्रों को पूरा एक मैप के थ्रू ही देखते हुए चलेंगे। और आपके पास अगर मैप होगा, ब्लैंक मैप, तो उसको आप चढ़ाते हुए चलिए या फिर क्षेत्र को लिखते हुए और कौन से क्षेत्र में पठार है उसको लिखते हुए बिल्कुल हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि पठार कितने तरह के होते हैं और पठार का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, देखिए आमतौर पर जो पठार बनते हैं वो ज़्यादातर किस तरह से बनते हैं। जैसे आपको पता होगा कि दुनिया जो एक समय था तो क्या था, आज हमसे 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं, लेकिन एक समय पहले था ये सारा कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता था पेंजिया। ठीक है, और बाकी वाले क्षेत्रों को पेंथलासा कहा जाता। उसके बाद क्या होता है, आज हमसे देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट है। क्या वजह हुआ होगा कि 7 कॉन्टिनेंट बना होगा? तो क्या है, आपस में जिसे पेंजिया वाला जो हिस्सा है ये आपस में टूटा, फिर प्लेटें घस की, उसके बाद फिर और ये टूटा कहीं आके जाके कहीं टकराया, हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। इस तरह की सारी घटनाएं होती रही। ठीक है, ये भी सही है। तो जैसे मान लीजिए कि 2 प्लेटें होंगी, एक मान लेते हैं पृथ्वी का एक ये प्लेट होगा, एक दूसरा प्लेट होगा जो ये होगा। ठीक है, अब 2 पृथ्वी के प्लेटें आपस में टकराएगी तो क्या होगा, किस तरह से, कुछ इस तरह से संरचना होगी। इस तरह की कुछ बनेगी, प्लेटें टकराएगी तो दोनों उठेगी और बीच में से भी उठना शुरू होगी। ठीक है, तो इस तरह से वो पर्वत बन जाता है। ठीक है, तो पर्वत जो बनता है ना और बीच में ये क्षेत्र है इसको कहा जाता है पठार। और ये क्या है, जो चोटी वाला होता है उसको हम पर्वत कहते हैं। पर्वत चोटी होता है, आपको पता है पर्वत। और बीच वाला ये ऐसे इस तरह जो होता है ये घाटी होता है। ऐसे बीच वाला जो होता है वो घाटी होता है, घाटी। ठीक है, तो देखिए पर्वत का निर्माण तो इस तरह से हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो प्लेने एरिया है ये अभी ठीक से इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे अब पठार एक और तरीके से बनता है। अगर ये इस तरह से पर्वत अगर कोई बनता है, देखिए 2 प्लेटें आई आपस में टकराई और ऐसे मुड़ कर टेढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से प्लेटें जब टकरा कर इस तरह से मुड़ती है ना तो इसी को कहा जाता है वलित पर्वत। वलित पर्वत कहा जाता है। जैसे इस तरह से, जैसे मान लीजिए इस तरह से पर्वत हो गया, इसको क्या कहा जाता है, वलित पर्वत। तो ये पर्वत का निर्माण क्या होता है, जो आपस में कई प्लेटें टकराने की वजह से क्या होता है, इस तरह से उड़ जाती है। देखिए प्लेट हुआ यहाँ से इस तरह से, यो मुड़ गया और वो भी मुड़ गया। बीच में जो इस तरह से बनता है वो घाटी होता है। घाटी ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, मतलब इसी तरह से ये बीच वाला जो घाटी है ये घाटी, ये पर्वत चोटी है, इस पर्वत चोटी इसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं प्लेटों की स्थिति और देखेंगे और किस तरह से प्लेटों की स्थिति हो सकती। मान लीजिए कि एक प्लेट ये होगी और दूसरा प्लेट ये होगा। ये पृथ्वी का प्लेट है, क्योंकि पृथ्वी है कई प्लेटों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये प्लेटें हैं लेकिन बीच में है चट्टान वाला प्लेट है, एकदम आसपास एरिया क्या है, ये कमजोर वाला है, लेकिन बीच में किसी वजह से क्या है, बीच में चट्टान पाया जाता है इस प्लेट में। ये भी प्लेट कुछ उसी तरह से मान लीजिए कि होगा, बीच में मजबूत वाला होगा। तो मजबूत वाला अगर मान लीजिए कि ये दोनों टकराएगा तो मजबूत वाला तो टेढ़ा नहीं होगा, टेढ़ा होगा तो ये सब होगा, टेढ़ा होगा तो ये सब। देखिए कैसे इसकी संरचना किस तरह से होगी, तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से होगी। इस तरह से ये भी बैंड में करेगी, ये भी बैंड करेगी, लेकिन ये बीच वाला जो बैंड नहीं करेगा, बीच वाला बैंड नहीं करेगा। ठीक है, इधर से
ये भी थोड़ा बैंड करेगा लेकिन बीच वाला बैंड नहीं करेगा, ये इस तरह से करेगा। तो यहाँ पर ये प्लेट जो देख रहे हैं, अभी देखिए, अभी दिखाते हैं। ऐसा देखिए, अब देखिए घाटी जो होता है उसके बीच का गैप कम होता है। यहाँ देखिए ये घाटी होता है, लेकिन ये बीच में, अब देखिए जहाँ जहाँ से कमजोर प्लेटें थी वो तो उठ गई, लेकिन जहाँ मजबूत प्लेटें थी वो थोड़ा ना मुड़ जाएगा। जहाँ मजबूत मतलब ग्रेनाइट चट्टाने यहाँ पर एक तरह से होती है, ठीक है, तो ग्रेनाइट चट्टाने थोड़ी ना मुड़ जाएगी। तो ये क्षेत्र क्या बन गया, मतलब ये घाटी टाइप से नहीं लग रहा है, ये कुछ और टाइप से लग रहा है। आमतौर पर जैसे पर्वत और पठार का उदाहरण क्या होता है, पर्वत किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा होती है तो वो पर्वत होता है, और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होता है ना उसको हम पठार कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये चोटी टाइप से उठा हुआ, लेकिन ये बीच वाला गैप है, ये न चोटी है। अब पृथ्वी तल तो यहाँ पर आता है, हमारा भूतल यहाँ तक आता है, लेकिन ये उठा हुआ है, लेकिन इसमें इस तरह सा चोटी नहीं है। तो इसी को कहा जाता है पठार, यही है पठार। यहाँ इसका मतलब है जहाँ पर्वत मिलेगा उसी में आपको पठार मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर पर्वत नहीं है वहाँ पर आपको पठार भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? जहाँ पठार नहीं है वहाँ पर पर्वत भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बात यही है, एक तो वजह ये होता है पठार बनने का, एक वजह और होता है। इतना बात आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक वजह और बताते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पर्वत है इस तरह से, इसका तल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई नदियाँ इस पर से बह रही है, तो चारों कुछ नदियाँ बह रही हैं, कुछ मान लीजिए कि नदियाँ बह रही है, एक क्यों नदियाँ बहा देते हैं, एक क्यों नदी काफ़ी है। अब क्या होती है कि ये धीरे 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 इसको काट काट के इसका मिट्टी यहाँ पर जमा करने लगती है, और इस तरह से हो जाती है। और जैसे देखिए इस सब को काट काट के अवसाद को, है ना, क्योंकि यहाँ से नदी बह रही है और उसके बाद इसको चाप देती है। यहाँ से यहाँ से जो अवसादी जो यहाँ से नदियाँ जो बहती है, इस पहाड़ को काट काट के थोड़ा एक जमा करती है। और जैसे जैसे ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, अपने आप में कसेत होने लगता है, और कसेत होने के बाद अपने आप से चपाने लगता है। ये आगे नहीं बढ़ता है, उसी लन चपाना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसका जाते रहता है। उसका एक समय आने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाता है। इस पठार को काट के इस तरह से बनाया जाता है। पर्वत को नदियाँ क्या करी, काट करके, और उसका सारा इस तरह से, इसको कहा जाता है अवसाद। अवसाद, ठीक है। इस तरह से क्या हुई, पर्वत चोटी को काट काट के इसका इसी तरह से, तो ये भी एक तरह से पठार ही कहलाता है। ये भी इस तरह से भी पठार बनते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है अवसादी पठार। अवसादी पठार कह लीजिए, ठीक है। इस तरह से इसको कहा जाता है, ठीक है। पर्वत, या इसको एक और कहा जाता है पर्वत पाद पठार। पर्वत पाद पठार, पाद मतलब पैर होता है, ठीक है। तो देखिए पर्वत के पैर के नीचे, यानी इसके नीचे है, तो पर्वत पाद पठार भी इसको कहा जाता है। इस तरह से बने हुए पठार को हम सब पर्वत पाद पठार भी कहा जाता है। मुख्यतः तौर पर पहले तरीके से ही पठार बनते हैं, लेकिन एक तरह ये भी है, एक और तरीका है जिससे बनते हैं, लेकिन वो उसकी ज़रूरत इसमें नहीं है। फिलहाल आपको दो पर्वतों का मतलब पठार दो तरह के से किस तरह से होते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम सब देखते हैं कि भारत के किस किस जिले में, किस किस राज्यों में कौन कौन सा पठार
बना हुआ है। ठीक है, इसको इतना बात आपको समझ में आया होगा। क्योंकि अवसाद से निर्मित है तो इसको आप अवसादी पठार भी कह सकते हैं, नहीं तो पर्वत पाद पठार, यानी पर्वत के पैरों के नीचे बना हुआ है, मतलब पर्वत है इसके नीचे बना है तो इसलिए पर्वत पाद, पाद मतलब पैर, पठार। ठीक है, इस तरह से होता है। अब हमसे देखते हैं भारत के किन किन हिस्सों में पठार है। इस तरह से हमारा भारत हुआ। अब यहां पर हम देखते हैं कि कहां कहां पर कौन से पठार है। ठीक है, चलिए यहां पर आपको पता होगा एक राज्य है मेघालय। मेघालय पता है, राज्य इधर लिख देते हैं मेघालय। यहां पर एक पठार है जिसको शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार भी कहा जाता है, मेघालय का पठार। इस तरह से ये पठार हुआ। ठीक है, तो क्या है, मेघालय में स्थित जो पठार है उसका नाम क्या है, शिलोंग या मेघालय का पठार उसको कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, जैसे यहाँ पर बिहार है, इसके जस्ट नीचे आपका झारखंड मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा झारखंड को देखते हैं। ये राज्य कौन है, झारखंड। झारखंड में पठार है। अब देखिए झारखंड में तो खैर कितने इसके हजारीबाग भी है ना, उसके बाद रांची का पठार भी इसी लग है। पहले आपको पहले समझिए मेन पठार कौन है। झारखंड का फेमस नाम सुने होंगे, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो झारखंड में कौन सा पठार है, तो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक और छोटा छोटा पठार है, एक छोटा छोटा और पठार है इसके इस साइड में, और इसके दक्षिण में भी एक छोटा छोटा पठार है। ठीक है, तनका यूपी तक इसमें गया हुआ है। ठीक है, तनका यूपी भी प्रवेश कर दिया है। हजारीबाग जो है तनका झारखंड में ऊपर की साइड में, मतलब इसको ऐसे मिटाते हैं। बाकी बात जो पठार है इसी का हिस्सा, छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए बता रहे हैं। जैसे यहाँ जो छोटका पठार है इसको कहा जाता है आपका हजारीबाग का पठार। हजारीबाग झारखंड का एक्चुअली एक जिला है, उसी जिला में जो पठार फैला है उसको हजारीबाग का पठार भी कहते हैं, का पठार। और नीचा जो है झारखंड की राजधानी रांची, वहां पर भी एक है जिसको हम सब रांची का पठार कहते हैं, रांची का पठार। अब यहां पर पहले बातों को समझिए, मेन झारखंड में कौन है, तो आपका छोटा नागपुर का पठार है। इसी में तनका उत्तर, इसको इस साइड में उत्तर पश्चिम दिशा में ऊपर तनका भर तन्नी गो है पठार, उसको कहते हैं हजारीबाग का पठार। है किसका हिस्सा, ये छोटे नागपुर पठार का ही हिस्सा है। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको रांची का पठार मिलेगा, जो है किसका हिस्सा, छोटे नागपुर पठार में ही है। ठीक है, बशर्ते ना इसका तनका हिस्सा है, इसका नाम अलग रख दिया कि रांची का पठार, लेकिन हिस्सा किसका है, छोटे नागपुर का। इसमें मेन कौन है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए तनका मध्य प्रदेश घुमाते हैं। यहां पर एक पठार है, थोड़ा थोड़ा सा देखते रहिएगा। एक पठार यहाँ है,
एक पठार, तीनों जोड़े जोड़े, तीनों सटा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सटा लेते हैं। यहाँ पर 3 गो पठार है, देखिए एक नंबर इसको देते हैं, ये 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है। तो देखिए ये जो पठार है, ये राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, आपको पता है मध्य प्रदेश राज्य है, ठीक है, राज्य का नाम इतना तो पता हो। बीचों बीच कौन है? एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक। ये जो सबसे नीचा वाला है इसको कहते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ये ऊपर वाला 2 नंबर है, इसको कहते हैं बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। और जो इस साइड जो हिस्सा है, इस साइड वाला, ये तीसरे नंबर वाला, इसको कहा जाता है आपका मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश में कितने मुख्यतः देखने, पूरी तरह से मध्य प्रदेश में नहीं है, मालवा पूरी तरह से इसी में है, लेकिन ये दोनों है, तनका इधर है, तनका इधर है, लेकिन आमतौर पर मध्य प्रदेश में इसको काउंट किया जाता है। तो बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा तीनों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश वाले हिस्से में, ठीक है। यहाँ पर भी अच्छा बात है। यहाँ पर थोड़ा सा आइए, और यहाँ पर आपका उड़ीसा है। राज्यों को बस देखते रहिए, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। ये क्या है? ये इसका है, ठीक है, इसका बघेलखंड है। अब थोड़ा सा आइए छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर बॉर्डर पर एगो पठार है छत्तीसगढ़ के हिस्से में, ठीक है। इसका नाम है, ये राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इस राज्य में है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार अगर नहीं दिख रहा होगा तो बस हम बोल दे रहे हैं, देख लीजिएगा। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या नाम क्या है? जो यहाँ छत्तीसगढ़ में, सॉरी, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो स्थित है उसको क्या कहते हैं? दंडकारण्य का पठार कहते हैं। अब आइए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र आइए, है ना, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, है ना, ये कर्नाटक है। इधर आपका कुछ पीछे हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं, बस राज्य का नाम बोल रहे हैं, बस देख लीजिए। मध्य प्रदेश का ये हिस्सा बुंदेलखंड है, ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, उसका है दंडकारण्य। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका कर्नाटक है, इधर आपका तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना राज्य है। अब इसमें मेन है, ये सबसे बड़ा हिस्सा है, फिर एक नीचे है, इस तरह से है, एक वो है बगल में। तो यहाँ पर भी 3 गो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर भी तीनों जोड़े हैं। तो देखिए जो महाराष्ट्र में ज़्यादातर हिस्सा है ना, इसको कहा जाता है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ज़्यादातर जो कर्नाटक में है उसको कहा जाता है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। तेलंगाना में है तो इसको कहा जाता है तेलंगाना का पठार। इसको लिखते हैं कहीं खींच के, इसको ऊपर की तरफ लिखते हैं यहाँ पर। ये जो है तेलंगाना में जो पठार स्थित है उसको कहा जाता है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, ठीक है। तो इस तरह से इतने सारे पठार हो गए, क्योंकि देखिए ये छत्तीसगढ़ है, इसको दंडकारण्य का पठार। मध्य प्रदेश में 3 गो है, बघेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा का पठार। झारखंड में आइएगा तो आपको मुख्यतः 3 गो, मेन
मुख्यतः वाला मेन जो है वो छोटा नागपुर का पठार है, मतलब झारखंड में। उसी का 2 हिस्सा है, एगो है हजारीबाग का पठार, एगो है रांची का पठार। ये एग्जामों में पूछे जाते हैं कि हजारीबाग और रांची का पठार जो है निम्नलिखित में से किस पठार का हिस्सा है, तो वो किसका है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आइएगा मेघालय में, तो कितना हो गया, नाम क्या है, शिलोंग का पठार कहिए चाहे मेघालय का पठार आप कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें मुख्यतः गिनिएगा तो 9 गो पठार होगा, 1 2 3 4 5 6 7, एगो छोटा नागपुर 8 और 9। ये 2 हजारीबाग है और छोटा नागपुर पठार है वो हजारीबाग और रांची का जो पठार है वो इसी का हिस्सा है, छोटा नागपुर का। देखिए मेन जो है ना वो 9 गो पठार है। ठीक है, मेन वाला हिस्सा। तो इतना अगर आपको नोट डाउन करना है तो बिल्कुल आप मैप पर लीजिए और पूरी तरह से इसको बैठाइए। कम से कम अगर आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपको कम से कम पठार का लोकेशन पता होना चाहिए। क्योंकि पर्वत अभी जो पर्वत आप पढ़ रहे हैं वो कोई किसी और में नहीं, इन्हीं पठारियों के बीच में कहीं है। फिर आगे और पर्वत श्रेणियाँ चलेगी, तो आपको कम से कम ये चीज़ पता होना चाहिए कि भारत के किन क्षेत्रों में कौन सा पठार होता है। इसको नोट डाउन आप चाहे तो कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को नोट जरूर कर लिया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऑफलाइन मुझसे क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, मुजफ्फरपुर लालू चौक किरमा में। यहाँ पर मेरा एक ऑफलाइन संस्था है, यहाँ पर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत में हम आपको इसका पैम्पलेट दे देंगे, आप वहाँ पर देख के कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।